गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग हमारा चैप्टर जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, हमारा जो साइंस का चैप्टर 1 है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट चैप्टर टुडे. So yesterday we have talked about classification of microbes. There are 4 different classes as we have observed here, and we have completed one part of that, one class of that, that is bacteria. We have completed yesterday. So today we will continue with the remaining 3 classes and an additional class of microorganisms, though they are not living organisms, that is viruses. So let's talk about today's topic. So this is page number 4 of your textbook. So first that we are going to start today is protozoa. Protozoa is nothing but the protist that you have studied in the Whittaker system. Protozoa you have studied in the Whittaker system, that is protist is nothing but protozoa. But in this type of classification of microbes, we are specifically talking about microorganisms. The microorganism class under the protist मीन्स प्रोटिस्ट में थोड़े से बड़े वाले ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटिस्ट के और भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वही उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर. तो सबसे पहले तो देखो इसका साइज़ क्या होता है. इसका साइज़ होता है 200 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा है साइज़ में. उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि भाई ये कहाँ रह सकता है, कहाँ पाया जाएगा ये ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोआ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है. तो ये आपको सॉइल में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा. फ्रेश वाटर मतलब यहाँ पर पॉन्ड, लेक, रिवर, इसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं. सी वाटर है, ओशियंस या सी, ये सब हो गया, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये ऑर्गेनिज्म. उसके बाद इसके जो बॉडी, ये क्या है, पैथोजेनिक है. यहाँ पे ये बताया गया है कि ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है. पैथोजेन और पैथोजेनिक मतलब क्या. पैथोजन मतलब जो हमारी बॉडी के लिए अननोन है, सम फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी विच इज़ नॉट नोन टू अस, जो हमको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हमारी बॉडी पर कोई बुरा असर डाल सकता है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन होते हैं उनको पैथोजेनिक बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसका प्रोटोजोआ पैथोजेनिक है. उसके बाद दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल. ओके, वेल डेवलप्ड सेल है, यूकैरियोटिक सेल है. अच्छा, एकदम मतलब सेल इज उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सेल वॉल, सब कुछ मौजूद है. उसके बाद है वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. ओके, लोकोमोशन हो सकता है. ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन शो कर सकते हैं. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर ये पैरामीशियम के केस में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, तो ये सिलिया बोलते हैं इसको. तो ये सिलिया की मदद से क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता है. जनरली ये पानी में पैरामीशियम जो है, पडल्स जो होते हैं ना रेनी सीजन में, उसमें पाया जाता है, गंदे पानी में. तो ये लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी में घूम सकता है विद द हेल्प ऑफ some organs which such as cilia or flagella. And mode of nutrition among protozoans, these organisms reproduce by simple cell division. अब किस तरीके से ये एक के दो होंगे, सेल डिवीजन होता है, जैसे सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है, एक सेल के दो सेल मल्टीप्लाई होकर वो इस तरीके से, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में देखा था, ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही है. अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैरामीशियम, अमीबा, इसका ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग होते हैं डर्टी वाटर में, गंदे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है अमीबा और पैरामीशियम. तो एग्जांपल यहाँ पर आपको पैरामीशियम की डायग्राम दिखाई गई है. उसके बाद अमीबा की डायग्राम हमने पिछली वीडियो में देखी थी, उसके पहले वाले वीडियो में. उसके बाद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ये अमीबायासिस नाम की एक डिसीज़ कॉज करता है, जो फूड इन्फेक्शन है एक तरीके का. तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की आपको डायग्राम दी गई है, फोटो दिया गया है. तो ये अमीबायासिस कॉज करेगा. उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया कॉज करने के लिए, वैसे तो बहुत सारी क्लासेस होती है इसकी, प्लाज्मोडियम बॉम्बिक्स है, तो बहुत सारे हैं इसके क्लासेस, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मेनली कॉज करता है आपको मलेरिया. मलेरिया ये ट्रांसमिट होता है मच्छर के थ्रू, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उस मच्छर का जो क्या बोलते हैं सलाइवा होता है, उसमें वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, मतलब मॉस्किटो एज एन कैरियर फॉर दिस इन्फेक्शन.
नेक्स्ट इज यूग्लिना। यूग्लिना एक इसका एग्जांपल है, यहाँ पर डायग्राम नहीं दी गई है उसकी। ये ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बनाता है। तो ये हो गया प्रोटोजोआ। उसके बाद हम बात करेंगे फंगाई। फंगाई में है अभी आपका इसका साइज़ देखो यहाँ पर 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 1 to 10 था। सो इसमें 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है। और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे सड़ा हुआ खाना है, बचा हुआ रखा हुआ खाना है बहुत दिनों का, तो उसमें ये ग्रो होते हैं फंगाई। फंगस एक क्लास हमने ऑलरेडी बात की है, इसमें हमने वो ब्रेड वाला एग्जांपल लिया था, ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है, इसकी डायग्राम भी हमने पीछे देखी थी। तो वैसा ही है, वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया गया है अभी। तो यहाँ पर डिकेइंग मैटर पर ग्रो करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स है ये, या सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है जो डेड बॉडीज़ के ऊपर, प्लांट्स या एनिमल्स के डेड बॉडीज़ के ऊपर या सड़ने गलने वाली जो चीज़ें होती है उसके ऊपर ग्रो करेगा। These are eukaryotic organism again, and some are unicellular and others are visible to naked eye. तो इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सारे तो सारे यूनिसेल्युलर है वैसे, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, सेल्स बहुत सारे कंबाइन होकर बड़े सेल्स बन जाते हैं जो हमको आंखों से भी दिख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है ये, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस इसमें होते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया सेप्रोट्रॉपिक है, डिकेइंग मैटर पर रहेगा। और रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, मतलब एक के दो, मतलब जैसे नया जो बनेगा सेल या नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, इसमें रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं। तो दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली मीन्स बाय मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों तरीके से होता है। और दूसरा असेक्सुअल मेथड्स भी है इसके अंदर। असेक्सुअल मेथड में है सेल डिवीजन और दूसरा है इसमें बडिंग। तो ये बडिंग और सेल डिवीजन का आपको डिटेल में थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड में आपको आएगा, फिलहाल सिर्फ इसको याद रखना है आपको। इसके एग्जांपल है बेकर यीस्ट। बेकर यीस्ट में होता है सैकरोमाइसिस, तो इसका एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ये देखो, ये सैकरोमाइसिस ऐसा दिखता है। तो सैकरोमाइसिस के बारे में दिया गया है, तो ये इसका एक एग्जांपल है किसका? फंगस का, फंगाई का। दूसरा एग्जांपल है इसका कैंडिडा। कैंडिडा जो है ये फंगस, थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन होता है ना अपने को, कुछ रैशेस हो जाते हैं, स्किन बर्न्स हो जाते हैं, तो कैंडिडा जो है ये इस वाले फंगस की वजह से हमको स्किन इन्फेक्शन होते हैं। मशरूम है, मशरूम हम लोग खा सकते हैं। एडिबल मशरूम में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, कुछ कुछ बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। एक दो जो वैराइटीज़ है वो एडिबल होती है। सो मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। नेक्स्ट इज अलगी। इसका भी साइज सेम है फंगस के जैसा ही, 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर्स। और एक्वेटिक है ये। अभी अलगी जितने भी है, ब्लू ग्रीन अलगी, रेड ग्रीन अलगी, रेड ब्लू अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, जो भी सारे जितने भी एग्जांपल्स है, सारे के सारे अलगी क्या है, कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक, एक्वा मतलब पानी, एंड समथिंग विच लिव्स इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वेटिक। तो ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है। यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूनिसेल्युलर। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑफकोर्स ऑटोट्रॉपिक है, तो ये क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इनके सेल में, तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास है इसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको, क्लोरेला कुछ इस तरीके से ये दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्यों है इसको? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये एक तरह का पिगमेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम अलगी। अब इसमें से कुछ ही स्पीसीज है जो यहाँ पर आपको यूनिसेल्युलर देखने के लिए मिलेंगी, और मैक्सिमम जो इसकी स्पीसीज है वो क्या होती है? मल्टी सेल्युलर होती है। मतलब ग्रुप में बहुत सारे सेल्स एक साथ पाए जाते हैं, अलग अलग सिंगल सेल नहीं मिलेंगे, मल्टी सेल्युलर रहेगा, बहुत सारे सेल एक साथ मिलेंगे। तो इसलिए अपने को वो आंखों से देख सकते हैं, हम नेकेड आई से हम इसको देख सकते हैं इजीली अलगी को। इसलिए हमको अलगल ग्रोथ दिखती है ना प्लांट्स अपनी वाटर बॉडीज़ के ऊपर। या कभी आपने अपने घर की जो हमारा टैंक होता है ऊपर, अगर आपका पुराने ज़माने का वो सीमेंट वाला टैंक होगा, तो उसकी वॉल्स पर आप अलगी की ग्रीन कलर की ग्रोथ देख सकते हो। तो वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो दिखना तो नहीं चाहिए आंखों से, तो ये क्या दिखता है अपने को? सिंगल सेल नहीं दिखता है, उसका ग्रुप ऑफ सेल एक साथ दिखता है, तो इसलिए वो हमको दिख सकते हैं, अलगी की ग्रोथ हम देख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया अपने 4 क्लासेस जो हमने बात करी थी पहले के कल के वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले एक और 5वां एडिशनल क्लास। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तो आता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इंडिविजुअली अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। वायरस है, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो ये अगर बॉडी के बाहर है, किसी इंसान की या प्लांट की बॉडी के बाहर, अगर कहीं किसी चीज़ पर, एक प्लास्टिक के ऊपर है, या कहीं हवा में है, या कहीं आपका किसी लकड़ी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वहाँ वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंडेंट है ये अपने सर्वाइवल के लिए।
लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए हमने उसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब्स में नहीं कहा. तो जनरली वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब वो लिविंग भी नहीं है एक तरीके से, नॉन लिविंग भी नहीं है. मतलब हम उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते भाई पत्थर है, भाई नॉन लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिविंग थिंग ही बताता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिविंग थिंग की जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि भाई वो लिविंग थिंग कैसे कहला सके, तो वो चीज़ें नहीं बताता है. तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों के बीच में है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं. तो वायरसेस जो होते हैं छोटे होते हैं बहुत, इसका साइज़ जैसे हमने बताया 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, बहुत माइन्यूट है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है. तो इसको हम लोग जो नॉर्मल हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसको उसमें नहीं देख सकते हम वायरसेस को. तो ऐसा आप बोलेंगे अगर मुझे कि सर हमको लेबोरेटरी में चलो साइंस लैब में वायरस दिखा दो, तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. अब आप मुझे बोलो मैं बैक्टीरिया दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हम उसमें बैक्टीरिया देख सकते हैं, अलगी देख सकते हैं, लेकिन हम वायरसेस नहीं देख सकते क्योंकि वायरस बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसको हम नहीं देख सकते. तो उसके लिए चाहिए स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इसकी कीमत बताऊं मैं आपको, तो ये लगभग आता है 1.5 लाख रुपए का एक माइक्रोस्कोप, तो इसको हम नहीं अवेलेबल करा सकते हैं. तो बहुत हाई एफिशिएंट ये का माइक्रोस्कोप होता है. उसके बाद ये इसका हम अगर सेल का बॉडी का स्ट्रक्चर बात करें तो ये कहाँ इंडिपेंडेंट पार्टिकल से सेपरेट या अलग रहते हैं ये अपनी दुनिया में. उसके बाद वायरस इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वायरस की, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लेकिन इतना इसको जूम करके नहीं बताया गया है. तो ये टोमेटो विल्ट वायरस नाम का TWE ये एक वायरस है. वायरसेस के दूसरे एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर HIV एक वायरस है, आपका टोबैको मोज़ाइक वायरस आता है, हेपेटाइटिस का आता है, उसके बाद कोरोना वायरस चल रहा है, पोलियो वायरस है, ये सारे वायरसेस के एग्जांपल्स हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं. तो इसमें स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके सेल के स्ट्रक्चर की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर साइड में. तो देखो एक छोटा सा ऐसा DNA होता है उसके अंदर, जैसे सर कॉइल होता है DNA, और ऐसा छोटा सा सेल होता है उसका. बस इसके पास न्यूक्लियस, जैसे जो DNA होता है ना नॉर्मली वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस तो है ही नहीं, सिर्फ ऐसे फ्री फ्लोटिंग DNA है, और ये उसके पास एक प्रोटीन कोट है. सेल वॉल भी नहीं बोल सकते आप इसको, ये प्रोटीन की ऐसे एक लेयर है बस उसके पास, बस इतना सा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसका वायरस का. ठीक है, तो ये हो गया. इसमें या तो DNA प्रेजेंट रहेगा या तो RNA प्रेजेंट रहेगा. तो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, जैसे ह्यूमंस के अंदर DNA होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें दूसरा होता है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है या तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है वायरसेस में. किसी वायरस में कोई होता है, किसी वायरस में कोई होता है. उसके बाद अगर हम बात करें इसमें और कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाहर खुद अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है. तो अगर ये कहीं दूसरी चीज़ पर, जैसे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ली है कि बॉडी के अंदर ही वो सर्वाइव करेगा. अभी हमको इन्फेक्शन कैसे, वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, वायरल भाई कोरोना कर क्या रहा है हमारे अंदर जाके, ये वायरसेस हमारे अंदर बॉडी पर अफेक्ट क्या कर रहे हैं. तो ये क्या करते हैं ना, ये होस्ट का काम, पैरासाइट का काम करेगा. ये सब पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है, ये सामने वाले को जीने भी नहीं देगा. एक तो पैरासाइट होता है कि भाई चलो ठीक है मैं भी जिंदा हूँ तुम भी जिंदा रहो, मैं तुम्हारे खर्चे पे जिंदा हूँ. लेकिन ये पैरासाइट ऐसा है कि भाई ये सामने वाले को खत्म कर देगा. क्या करता है ये, जैसे ही हमारी बॉडी के सेल के अंदर घुसेगा ना, सबसे पहले तो हमारे सेल का जो प्रोटीन होता है, हमारे सेल में प्रोटीन होता है, सारे प्रोटीन वो खा लेगा. कौन, वायरस खा लेगा. और उससे क्या करेगा, वो अपने सेल बनाएगा, मतलब 1 के 2 फिर 2 के 4 अपने मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो और हमारे सेल्स को खाएंगे. मतलब इस तरीके से वो क्या करता है, अपना होस्ट जिसको भी वो इन्फेक्ट करेगा उसके सारे सेल्स को वो खाता जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय करते जाएगा. और बाद में वो क्या, जब पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा जिसको उसने इन्फेक्ट किया, वहां से निकल के फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा. इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन बहुत इजीली फैलता है. और एक बार इसने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई ना, तो ये बहुत तेजी से फैलता है. तो वही चीज़ हो रही है कि अभी हम जिस सिचुएशन में है आज, कोरोना वायरस इसलिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि इसको अगर स्टार्टिंग की जो इनिशियल जो बोलते हैं हम 2-3 दिन के अंदर भी अगर हम लोग इसको ख़त्म कर देते थे पूरी तरीके से चाइना में, तो ये इतना फैलता नहीं था. एक बार ही वास्ट कंडीशन में फैल गया तो फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो यही आज है कि भाई हम लोग घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं इसकी वजह से, वायरसेस की वजह से. इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म. अब हम देखेंगे कब टेस्ट लेते हैं क्या होता है. आज के लिए इतना ही.